हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। एग्जाम आर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, गति को। जैसे कि नाम से ही पता चलता है गति। गति के बारे में आप सोचेंगे आखिर ये होता क्या है गति? लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। आप इस क्लास को अगर देखते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपके आगामी परीक्षाओं में। आप अच्छे से अपने आप को प्रदर्शित कर पाएँगे परीक्षाओं में। ठीक है, तो जैसे कि गति से पता पड़ रहा है कि गति होता क्या है, इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, गति के बारे में परिचय देते हैं। जैसे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, किसके समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वह वस्तु गतिज अवस्था में होगी। कौन-सी अवस्था में होगी? गतिज अवस्था में, ठीक है। चलिए अवस्था के आधार पर विराम अवस्था और गतिज अवस्था को देखते हैं, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। गतिज अवस्था, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो वह गति अवस्था में होगी। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे चलती हुई कार, दौड़ता हुआ व्यक्ति, चलती हुई बस, चलती हुई ट्रेन या चलता उड़ता हुआ वायुयान, सब ये क्या होते हैं? गति अवस्था में होते हैं, क्योंकि इनका जो है वो समय के साथ स्थिति बदलती रहती है। जैसे मेरा पेन है, इस समय यहाँ पर है, ये चल रहा है, तो इस समय ये क्या कौन-सी अवस्था में है? गति की अवस्था में है, क्योंकि इसका समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है? आप लोग समझ चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम अवस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदले, तो वह विराम अवस्था में होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, स्थिर खंभा या खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, या इस पेन से देख सकते हैं आप, ये पेन है मेरा, यहाँ पर ये रखा है, ये अपनी स्थिति बदल नहीं रहा समय के साथ, तो ये भी स्थिर अवस्था में है, यानी रेस्ट की अवस्था में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर देखते हैं। सदिश राशि, स्केलर, वे राशियाँ जिन्हें केवल परिमाण की द्वारा दर्शाया जाता है या परिमाण की आवश्यकता होती है दर्शाने के लिए, तो वे राशियाँ अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, ताप, ठीक है? जैसे दूरी को आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई भी वस्तु 5 किलोमीटर चली, इसमें दिशा नहीं है, ठीक है? 5 किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर परिमाण दर्शाया गया है, ठीक है? ऐसे ही समय के अनुसार देख सकते हैं, जैसे 2 बजे हैं या 2 घंटा, 4 घंटा, इसका मतलब इसके साथ कोई दिशा नहीं जुड़ी हुई है। द्रव्यमान में भी 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी, ठीक है? ताप में 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कोई दिशा नहीं है। तो इसलिए ये कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ। ओनली इनमें परिमाण है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सदिश राशि। वे राशि जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों द्वारा दर्शाया जाता है, सदिश राशि कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जब कोई वस्तु 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली, तो इसमें आप देखेंगे परिमाण भी दे रखा है, ये परिमाण हो गया, परिमाण, और यहाँ पर ये दिशा भी दे रखी है, तो इसमें दोनों चीज़ दे रखी हैं, तो इसलिए ये क्या होगा? सदिश राशि होगी। सदिश राशि के लिए आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे अगर राशि में बा आए, बा या ये वाला बा, लेकिन ये बा पूर्ण रूप से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण रूप से, ठीक है? पूर्ण रूप से होना चाहिए, ठीक है? नहीं, आधा बा नहीं हो, तो समझ जाएं कि वह कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। हालांकि इसके अलावा एक दो अपवाद भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है? इसमें आप देखेंगे कहीं भी आपको बा नहीं दिखाई देगा, ठीक है? नहीं, इसमें कहीं भी बा नहीं दिखाई दे रहा है। द्रव्यमान में बा, लेकिन आधा बा है। मैंने पूरे बा की बात करी है, ठीक है? तो इस तरह से आप देख लेंगे, जिसमें पूरा बा है वैसे सदिश राशि होंगी, ठीक है? नहीं, एग्जाम्पल के लिए जैसे देख सकते हैं, विद्युत धारा, इसका अपवाद है, ठीक है? बा आ रहा है लेकिन अपवाद है, वो अदिश राशि है। दाब में भी बा आ रहा है, अदिश राशि है, लेकिन आप मुख्यतः इन चीजों पर ध्यान देंगे। इससे ज़्यादा 9th क्लास में आपका कुछ पूछा नहीं जाना है, ठीक है? नहीं, जब बा आ जाए पूरा तो समझ जाएँ कि सदिश राशि होगी। आगे बढ़ते हैं, दूरी।
इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं इसे। परिभाषा, जब किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति इस समय 5 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया, फिर ये इधर हो गया 7 किलोमीटर, इस समय चल दिया, फिर इधर हो गया, फिर 10 किलोमीटर चल दिया। तो ये पथ की कुल लंबाई किसी वस्तु ने जो तय की है, तो वह क्या होगी? उसकी दूरी होगी। जैसे 5 और 7, 12 और 10, 22 किलोमीटर। तो पथ की कुल लंबाई कितनी है? 22 किलोमीटर है। इस ये क्या हो गई? दूरी हो गई, ठीक है? इसे देखेंगे प्रतीक। इसको जैसे कि आप जानते हैं दूरी को डिस्टेंस लिखा जाता है, तो इसका पहला शब्द उठा लेंगे यहाँ से, तो डी। तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? डी। ये राशि कैसी है? अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में उसने दूरी तय की, लेकिन ये नहीं पता कि किस दिशा में तय की है, ठीक है नहीं? तो ये राशि कैसी हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। दूरी का मात्रक सामान्यतः मीटर होता है, क्योंकि दूरी को किसमें मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। बड़ा मात्रक किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है? अ, इसका मान कैसा होता है? सदैव धनात्मक होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर इधर चला, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, फिर वापस आ गया, फिर 5 किलोमीटर चल दिया, तो ये जुड़ जाएगी दोनों, तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि शून्य हो जाए कि वहीं पे आ गया, 10 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी हमेशा जुड़ती है, इसलिए इसका मान धनात्मक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, कोई वस्तु 5 मीटर पूरब की ओर चली, फिर 5 मीटर पश्चिम की ओर चली, तो उसकी कुल दूरी क्या हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। परिभाषा देखेंगे, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सीधी सीधी दूरी मतलब, सीधी दूरी का मतलब है सीधी रेखा में चली गई दूरी। ये सीधी रेखा द्वारा तय की जाती है, दिशा सहित होती है। कैसी होती है ये? दिशा सहित। दिशा सहित होगी तो सीधी सी बात है, ये कैसी राशि हो जाएगी? ये सदिश राशि हो जाएगी। यहाँ पर टाइपिंग एरर हो चुका है, यहाँ पर ये सदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है? इसे इसका प्रतीक मतलब इसे जो प्रदर्शित जो करेंगे वो एक्स या एस से कर सकते हैं, ठीक है? इसका मात्रक मीटर होगा। इसमें आसान बात ये है, आप दूरी और विस्थापन का मात्रक समान होता है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। एक मात्रक याद करेंगे, दूसरे का भी याद हो जाएगा, ठीक है? इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। सूत्र, इसका मान निकालने के लिए अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटा दो तो निकल आएगा, ठीक है? जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति है, ए बिंदु से चला, कितना चला? 50 किलोमीटर, ठीक है? और वापस बी से दोबारा से उसी बिंदु पर आ जाता है ए पर, फिर 50 किलोमीटर चला। तो विस्थापन जैसे पहले प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है, तो ए में से ए को घटाएँगे तो विस्थापन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जबकि दूरी जो है वो जुड़ती जाती है। 50 किलोमीटर चला, फिर दोबारा से वापस आया, 50 किलोमीटर चला। तो 50 और 50 मिलकर क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर, ठीक है नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल, चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है? एकांक समय में तय की गई दूरी, जैसे कि आप फॉर्मूले से देख सकते हैं। दूरी बटे समय मतलब समय क्या है? एकांक। मतलब एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है उसे क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये अदिश राशि होता है। इसका प्रतीक बी होता है। मात्रक देखेंगे, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा।
इसका मान सदैव धनात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि दूरी का मान धनात्मक है। यहाँ से याद कर लेंगे, इसमें दूरी आ रही है, दूरी का मान कैसा है? धनात्मक है। तो चाल का मान भी कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है? तो चाल का मान भी धनात्मक हो जाएगा। सही है? अब देखेंगे आप एक चीज इसमें देखेंगे, मात्रक। मात्रक कैसे याद कर सकते हैं? जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या है? दूरी बटा समय। ठीक है? दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इस तरह से ये मात्रक बन जाता है। ठीक है? मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल का होती है कुल दूरी बटे कुल समय को औसत चाल कहते हैं। बोल सकते हैं या औसत दूरी। औसत दूरी का मतलब टोटल दूरियों का योग कर लेंगे। ठीक है? नहीं, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं, 5 किलोमीटर चला, फिर दोबारा से 7 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर पहले 2 मिनट में चला, 7 किलोमीटर 10 मिनट में चला। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? ये कुल दूरी हो जाएगी, ये कुल समय हो जाएगा। तो औसत चाल निकल आएगी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी का पहला शब्द जो होगा वो बी है। तो बी से क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा। परिभाषा देखते हैं। एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गया विस्थापन को वेग कहते हैं। ये राशि कैसी होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। ठीक है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसका मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई विस्थापन के भी तीनों मान होते हैं, ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसलिए वेग के भी तीनों मान हो जाएंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। वेग बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे समय। जैसे v बराबर एक्स अपॉन टी। एक्स यहाँ पर विस्थापन है, टी अपॉन समय है यहाँ पर। ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें वेग और चाल में जो चीजें समान हैं वो है मात्रक। दोनों का मात्रक सेम है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है? जैसे यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हैं हम। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है? समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, जैसे कि ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। जैसे अभी चालों में बताया गया, कुल दूरी बटे कुल समय को चाल कहते हैं। उसी प्रकार कुल विस्थापन बटे कुल समय को औसत वेग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, त्वरण। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश में इसे एक्सेलरेशन बोला जाता है, तो इसका जो पहला शब्द है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये राशि कैसी होती है? सदिश राशि होती है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। ठीक है? इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग बटे समय। ए बराबर वी अपॉन टी। वी क्या है यहाँ पर? वेग। और टी क्या है? समय। ए त्वरण है। ठीक है? आप एक चीज देखेंगे, विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, इन तीनों की राशि सदिश है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है?
दूसरा, इन तीनों के मान जो हैं, मान मान क्या है, ये सेम है, क्योंकि विस्थापन का जो मान है वही वेग का हो गया, और वेग आया त्वरण के फॉर्मूले में, तो वही मान किसका हो गया, त्वरण का हो गया, ठीक है नहीं। और विस्थापन सदिश राशि है, फिर वेग भी सदिश राशि और त्वरण भी सदिश राशि, इस तरह से आप याद कर लेंगे। विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार वेग और त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेग का एक फॉर्मूला और देख लेंगे आप, ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी। यू क्या है यहाँ पर, प्रारंभिक वेग, समय काट दीजिए, समय गलत टाइप हो गया है यहाँ पर, और वी क्या है, अंतिम वेग, टी यहाँ पर समय है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे कोई सवाल है, कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, ठीक है, कितने समय में, 2 घंटे में चली, तो उसका त्वरण ज्ञात करें, ठीक है। तो त्वरण आप ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से आप, ठीक है नहीं, आपको पता पड़ जाएगा, वेग भी दे रखा है और समय भी दे रखा है, तो त्वरण निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, गति के समीकरण देखेंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला समीकरण जो होता है वो होता है b बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा जो समीकरण जो होता है वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर जो त्वरण त्वरण जो रहता है ए, ये क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है नहीं, सही है, इतना याद रख लेंगे, तीनों समीकरणों में क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। तो एक को अगर निकाल दें तो इसमें बचा क्या, देखो वेग बचा है, प्रारंभ, इसे एक बार समझा देते हैं आपको, u b और a s t, यहाँ पर b क्या है, प्रारंभिक वेग, u सॉरी u क्या है, प्रारंभिक वेग, b है अंतिम वेग, अंतिम वेग, a क्या है यहाँ पर, त्वरण है, s विस्थापन, विस्थापन को अभी कुछ समय पहले बताया था, विस्थापन को जो प्रदर्शित करते हैं एस या एक्स दोबारा प्रदर्शित करते हैं, टी क्या है यहाँ पर, समय है। तो आपको पहली समीकरण में क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो समय दिखाई दे रहा है, आप ए को छोड़ देंगे तीनों समीकरणों में, क्योंकि ए का मान समान है, ठीक है। टी समय है, और ये दोनों क्या है, वेग हैं, हालांकि प्रारंभिक ये है, ये अंतिम वेग है। तो ये जो संबंध दर्शा रहा है वो किस किस में दर्शा रहा है, वेग और समय में संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर ये क्या है, विस्थापन स्थिति को बताता है, विस्थापन यानी इसे स्थिति भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्थिति, स्थिति, इसमें स्थिति है, दूसरा समय है। तो दूसरा समीकरण जो है वो स्थिति और समय में संबंध बताता है। तीसरा समीकरण में वेग है, स्थिति है, वेग और स्थिति के मध्य संबंध बताता है, ठीक है। वो सीधा सीधा आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि पहला समीकरण किस किस में संबंध बताता है, ऑप्शन ए वेग समय संबंध, ऑप्शन बी स्थिति समय में संबंध, ऑप्शन डी सी स्थिति वेग में संबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आप टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, जब कोई वृत्तीय पथ पर समान चाल से चले तो एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति। जैसे ये वृत्ताकार पथ है, इस पर कोई भी वस्तु एक समान
चाल से चलती है। किससे चलती है? एक समान चाल से चलती है। तो वह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है यहाँ पर। चाल से चल रही है तो इसका मतलब इसका जो है मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। जैसे कि ये गति दे रखा है, ठीक है नहीं? मीटर प्रति सेकंड। गति को किसमें मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल सही है। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा एक समान वृत्तीय गति का वो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है? दूसरा ए बराबर बी अपॉन टी। ये तो त्वरण का है। ये यहाँ पे कैसा आ गया? यहाँ पर जो है 2 पाई आर वो किसको बता रहा है? वृत्त की परिधि को बता रहा है। ठीक है? आर यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है यहाँ पर? त्रिज्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य तथ्य। चाल जो है वो समान रहती है। भाई वृत्ताकार पथ है, एक समान चाल से चल रहा है तो चाल तो समान रहेगी इस तरह से। लेकिन वेग बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि दिशा बदलती रहती है। समझो यहाँ पर वेग हो रहा है तो ये इधर गया, यहाँ पर इसकी दिशा चेंज हो गई, फिर यहाँ पर हो गई, फिर इधर हो गई, फिर इधर हो गई। इसकी दिशा हर समय परिवर्तित होती रहती है। तो कह सकते हैं इसमें वेग बदलता रहता है और चाल समान रहती है। ठीक है? याद कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। जैसे ये सूर्य है, ये मान के चलो सूर्य हो गया इधर, ये पृथ्वी इसके चारों ओर क्या कर रही है? घूम रही है। ठीक है? तो ये एक समान चाल से घूम रही है तो ये क्या हो जाए? एक समान चाल में वृत्तीय गति कर रही है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, पंखे के ब्लेड, जो पंखे में लगे होते हैं ब्लेड, वो एक समान चाल से घूमते हैं तो वो भी क्या करते हैं? वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है? एक समान वृत्तीय गति। तीसरा, वृत्ताकार पथ पर दौड़ता हुआ व्यक्ति। जैसे कोई वृत्ताकार पथ पर कोई दौड़ रहा है लेकिन एक समान चाल से। ठीक है? तो एक समान चाल से दौड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? एक समान वृत्तीय गति हो जाएगी। ठीक है नहीं? ये भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की गति। नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं समान चाल से गति करते रहते हैं। ठीक है? तो ये चारों एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे इसके। ठीक है? चलिए बाकी अगले सेशन में देखते हैं, अगला चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।